दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। पार्ट 1 हम इस चैप्टर का कर चुके हैं, आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने सब देख लिया था कि हाउ, व्हेन एंड वेयर हम स्टार्ट कर चुके थे। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, कि डेट्स कैसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने देखा था उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर डेट्स इंपॉर्टेंट हैं तो वो कौन सी डेट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, कौन सा क्राइटेरिया होता है जो डेट्स को इम्पॉर्टेंट बनाता है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाउ डू वी पीरियडाइज। इसका मतलब ये है कि किस तरह से हम पीरियडाइज करते हैं, हम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, हम डिवीज़न करते हैं हिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड अ मैसिव 3-volume वर्क हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो एक जेम्स मिल एक इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फ़िलोसोफ़र थे जिन्होंने 1817 में अपनी बुक के अंदर, बुक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अंदर 3-volume वर्क जो है वो दिया था, जिसके अंदर उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में, इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था। और वो कौन से पीरियड थे? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ठीक है, दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। और इस पीरियड जब इन्होंने ये डिवीज़न दिया, जब 3 पीरियड्स में डिवाइड किया इंडियन हिस्ट्री को, उस टाइम पर इस पीरियडाइजेशन को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड किया गया, सबने एक्सेप्ट किया। क्यों? और इसमें डाउट भी क्या था, प्रॉब्लम भी क्या थी इसको एक्सेप्ट करने में? क्योंकि उन्होंने हिंदूज़ के बारे में भी बता दिया, मुस्लिम्स का भी पीरियड बता दिया और ब्रिटिश का पीरियड भी बता दिया। आगे देखते हैं, वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स। हम हिस्ट्री को हमेशा पीरियड्स के अंदर डिवाइड क्यों करते हैं, करने की कोशिश क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो हर एक पीरियड की जो अपनी फीचर्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं उसे हम कैप्चर कर सकें, मतलब उसे हम जान सकें कि हर एक पीरियड की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स या फिर उसके सेंट्रल फीचर रहे हैं। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज डेमोक्रेट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स बिकम इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब ये है, जो टर्म हम पीरियडाइज में यूज़ करते हैं वो डिवीज़न हम किस लिए करते हैं, ताकि उसके जो डिफरेंसेस हैं, पीरियड्स के डिफरेंसेस, वो इम्पॉर्टेंट बन सके, उनके फीचर्स को हम जान सके। दे रिफ्लेक्ट अवर आइडिया अबाउट द पास्ट। और यही डिवीज़न जो है वो हमें पास्ट के आइडियाज़ के बारे में भी बताता है या फिर पास्ट के आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है। They show how we see the significance of the change from one period to the next। इसका मतलब है कि इससे हमें ये पता चलता है कि एक पीरियड की दूसरे पीरियड से जब चेंज हुआ, एक पीरियड दूसरे पीरियड के साथ, तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस या क्या इम्पोर्टेंस रहती है। ठीक है, तो मतलब ये डिवीज़न इसलिए किया जाता है। नेक्स्ट इज मिल थॉट दैट, जो जेम्स मिल थे उनको ऐसा लगता था कि जो सारी एशियन सोसाइटीज़ हैं उनका जो सिविलाइज्ड नहीं है, अनसिविलाइज्ड है यूरोप की बजाय। मतलब यूरोपियन जो हैं वो ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं और जो पूरे इंडिया की सोसाइटीज़ है, एशियन सोसाइटीज़ है, उनका सिविलाइजेशन जो है लो लेवल का है, बिल्कुल ही लोअर लेवल की सिविलाइजेशन है। मतलब अपने आप को सभ्य बता रहे हैं और इंडिया को बिल्कुल अनसिविलाइज्ड बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, जिस तरह से उन्होंने हिस्ट्री बताई, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, ब्रिटिश के इंडिया में आने से पहले हिंदू और मुस्लिम जो थे वो तानाशाही से रूल कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हिंदू और मुस्लिम जो है वो पूरे देश पर तानाशाही कर रहे थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस हो रही है, मतलब कि धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, कास्ट एबूज हो रही है, कास्ट में लोगों को बांटा जा रहा है, और जो सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस हैं, जो अंधविश्वास है, उससे पूरी सोसाइटीज़ को डोमिनेट किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। ठीक है, ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट, जो जेम्स मिल है वो फील करते हैं कि ब्रिटिश रूल ही हैं जिसने हमारे इंडिया को सिविलाइज बनाया है।
टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर। तो इसको सिविलाइज बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यूरोपियन मैनर्स, आर्ट, इंस्टीट्यूशन, लॉज, ये सब चीज़ें इंडिया के अंदर लाए। मिल इनफैक्ट सजेस्टेड दैट, और मिल ये भी सजेस्ट करता है कि ब्रिटिशर्स को इंडिया की सारी टेरिटरीज को कॉन्कर कर लेना चाहिए, जीत लेना चाहिए, और तभी जो है हैप्पीनेस और एनलाइटमेंट जो है इंडिया के लोगों के अंदर आ सकता है। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। इसका मतलब है जेम्स मिल के अकॉर्डिंग कि बिना ब्रिटिशर्स की हेल्प के हमारा इंडिया बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। इससे वो हिस्ट्री के आइडिया से जो ब्रिटिश रूल है वो रिप्रेजेंट करता है कि ब्रिटिश रूल ही एक प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल, जेम्स मिल के अकॉर्डिंग जो पीरियड ब्रिटिश रूल से पहले का था हमारे इंडिया में वो सिर्फ डार्कनेस से भरा हुआ था, अंधेरे से भरा हुआ था। कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या ये कंसेप्शन जो जेम्स मिल की उस टाइम पर थी, क्या आज आप लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे? इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? क्या आज हम किसी पीरियड को हिंदू और मुस्लिम कह सकते हैं? डिड नॉट अ वेराइटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड? इसका मतलब है कि उस टाइम पर सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही नहीं थे जो पीरियड चल रहा था, इनके अलावा इनके साथ साथ और भी फेथ थे जो इस पीरियड में चल रहे थे। वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ द टाइम? मतलब हम सिर्फ एक रूलर का जो रिलीजन है उसी के बेस पर उसकी पूरी एज को क्यों डिफाइन कर देते हैं? मतलब ये है कि एक राजा जिस रिलीजन को फॉलो करता है उसी रिलीजन को उस पीरियड से आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई वो राजा उस रिलीजन को फॉलो करते हैं तो पूरे रिलीजन को ही उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। टू डू सो इज टू सजेस्ट दैट द लाइव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर डू नॉट रियली मैटर। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ राजा ही मैटर कर रहा है, उसके आसपास के जो लोग हैं, जो दूसरे जिंदगियां हैं, क्या वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करती हैं? वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट, हमें हमेशा याद रखना चाहिए दैट इवन रूलर्स इन एंशियंट टाइम, जो एंशियंट टाइम के रूलर्स थे वो भी सेम फेथ शेयर नहीं करते थे। मतलब उनका भी सिर्फ एक ही रिलीजन में विश्वास नहीं था, वो भी अलग अलग रिलीजन में विश्वास रखते थे। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, अगर हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से आगे मूव करते हैं तो हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ये जो डिवीज़न था इसमें भी प्रॉब्लम थी क्योंकि ये जो डिवीज़न था, ये जो पीरियडाइजेशन था, ये भी बोरो किया गया था वेस्ट से, मतलब वेस्ट के आइडिया से बोरो किया गया था, वहाँ से लिया गया था। जहाँ पे मॉडर्न जो है, मॉडर्न पीरियड का मतलब है ग्रोथ ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी, कि हर एक मॉडर्निटी की ग्रोथ हो, जैसे कि वहाँ पर साइंस भी, रीजन्स, डेमोक्रेसी, लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो। लिबर्टी मतलब फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो। मेडिवल पीरियड को हम कह सकते हैं, मेडिवल पीरियड वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। मेडिवल पीरियड वो टर्म है जिसके अंदर जो मॉडर्न सोसाइटीज़ है उसके फीचर एग्जिस्ट नहीं करते। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड ऑफ टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ अवर स्टडी? क्या हम आज इस पीरियड को, मॉडर्न पीरियड को बिना क्रिटिसाइज किए इस पीरियड की स्टडी को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमारा इंडिया उस टाइम पे मॉडर्न था? एज यू विल सी इन दिस बुक, जैसे कि हम इस बुक में देखेंगे कि ब्रिटिश रूल के अंडर ना तो हमें इक्वालिटी मिली, ना ही हमें फ्रीडम मिली, ना ही हमें लिबर्टी मिली। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा इंडिया जो था वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था और ब्रिटिश रूल के अंडर जो था वो मॉडर्न था? इसलिए हम मॉडर्न की जगह, हाँ, काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट थे, काफ़ी सारे हिस्टोरियंस थे जिन्होंने मॉडर्न की जगह कॉलोनियल वर्ड को यूज़ किया है कि हमारी सोसाइटी मॉडर्न नहीं थी, हमारी हिस्ट्री मॉडर्न नहीं थी, इनफैक्ट हमारी हिस्ट्री कॉलोनियल थी। कॉलोनियल का क्या मतलब होता है देख लेते हैं ज़रा। In this book, you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local नवाब्स and राजास। इसका मतलब है इस बुक में हम पढ़ेंगे किस तरह से ब्रिटिश रूल ने हमारी कंट्रीज़ को जीता, उस पर रूल किया और जो लोकल नवाब्स और राजास थे उनको अपने अधीन कर लिया। सब्जुगेटेड होता है अधीन कर लेना। यू विल सी हाउ दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने हमारी इकोनॉमी, सोसाइटीज़ पर कंट्रोल कर लिया
लिया, रिवेन्यू कलेक्ट किए, किस तरह से वो गुड्स जो ये यहाँ से लेना चाहते थे उसे कम दामों पर लेने लगे, जो वो क्रॉप प्रोड्यूस करवाना चाहते थे वो करवाने लगे और उसका एक्सपोर्ट करने लगे। और आप ये भी समझेंगे किस तरह से जो ये चेंजेस आए थे उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे थे, क्या रिजल्ट रहा था। यू विल ऑल्सो कम टू नो, आप ये भी जानेंगे जो चेंजेस थे ब्रिटिश रूल में, उनके मतलब जब ब्रिटिश रूल आया था तब हमारे यहाँ पर वैल्यू, टेस्ट, कस्टम और प्रैक्टिसेस को भी किस तरह से चेंज कर दिया गया था। व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री, जब एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री को अपने अधीन कर लेती है, किस तरह से पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली, तो इस प्रोसेस को ही कॉलोनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चला कॉलोनाइजेशन क्या होता है। यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दीज चेंजेस इन सेम वे। आप ये भी देखेंगे कि हर एक क्लास या ग्रुप जो है वो इस चेंजेस को एक सेम वे में एक्सपीरियंस नहीं करता है। दैट इज़ वाई द बुक इज कॉल्ड, इसीलिए बुक को आवर पास्ट कहा गया है, आवर पास्ट नहीं कहा गया, क्योंकि ये सबके पास्ट के बारे में बताता है। नेक्स्ट है हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं किसके बारे में बात हो रही है, ये हिस्ट्रीज़ के बारे में बात हो रही है। आज चलो ठीक है, आप अपने फादर से पूछेंगे 10 साल पहले क्या हुआ, 15 साल पहले क्या होता था, तो वो सब बता सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी से पूछते हो कि 250 ईयर्स पहले क्या रहा था, तो कौन से वेज हैं जिससे हम हिस्ट्री को जानेंगे। सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में चलता था। जो ब्रिटिश थे वो बिलीव करते थे कि राइटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने में विश्वास रखते थे। हर एक इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन को क्लियरली लिखा जाता था। वंस दिस वाज डन, जब एक बार लिख दिया जाता था तो प्रॉपरली उसको स्टडी और डिबेट करने में आसानी होती थी। ये जो कन्विक्शन है वो प्रोड्यूस करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर को, मतलब ये जो कन्विक्शन है उससे क्या तैयार किया जाते थे, मेमोज, नोटिंग और रिपोर्ट्स रेडी की जाती थी। ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट, ब्रिटिश को ये भी लगता था कि सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर जो है वो केयरफुली प्रिजर्व किए जाने चाहिए, केयरफुली रखे जाने चाहिए। सो दे सेटअप रिकॉर्ड रूम्स, तो इसीलिए वो इनके लिए अलग अलग रिकॉर्ड रूम्स भी रेडी करते थे, जैसे कि विलेजर तहसीलदार्स ऑफिस, कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविजनल सेक्रेटरीज, द लॉ कोर्ट। तो ये सब ऑफिस जो अलग अलग रिकॉर्ड रूम रेडी किए जाते थे। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन रेडी होते थे, जैसे आर्चीव्स, म्यूजियम्स। आर्चीव्स के अंदर जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जाता था, और म्यूजियम्स के अंदर भी। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम, जो लेटर्स और मेमोज जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाते थे 19th सेंचुरी को, उन्हें आज भी आर्चीव्स में देखा जा सकता है। यू कैन ऑल्सो स्टडी, तुम इसे नोट्स, रिपोर्ट्स को स्टडी कर सकते हो, जो डायरेक्शन जो है प्रिपेयर की जाती थी, जो इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर की जाती थी, जो कि टॉप टू प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटर तक भेजी जाती थी। अर्ली 19th सेंचुरी में क्या होता था, ये जो डॉक्यूमेंट्स थे उसे केयरफुली कॉपी किया जाता था। और कौन कॉपी करते थे, कैलीग्राफिस्ट कॉपी करते थे, जिनकी बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होती थी। बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी के मिडल तक क्या होता था कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो स्प्रेड होने लगी, तो इसकी मल्टीपल कॉपीज़ जो है रिकॉर्ड की प्रिंट की जाने लगी, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, तो आज हम एक सोर्स देख चुके हैं हाउ डू वी नो में। कल हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।